अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.6 का पार्ट 2 मतलब लेक्चर नंबर 2 है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में 6.6 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर वही वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ दो पार्ट को हमने सॉल्व किया था, है ना। तो लेकिन मुझे अभी लगता है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन होगी वुल्गर फ्रैक्शन को समझने में। तो मैंने बोला थोड़ा वुल्गर फ्रैक्शन को थोड़ा और डिटेल में जाके आपको समझा दिया जाए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो आपके जो दिमाग में आ रही है वो सारी की सारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो अगर आपके सामने कुछ लिया है मैंने, क्या डेफिनेशन होती है वुल्गर फ्रैक्शन की? बहुत आसान है, फ्रैक्शन होता है। ये क्या होता है? फ्रैक्शन तो होता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? नेचुरल नंबर। और आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 शामिल नहीं होता। अगर 0 को शामिल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ये तो सबको पता ही होगा बात। उसके बाद लिखा हुआ क्या है? अदर देन, लिखा हुआ है इसके अलावा। किसके अलावा? 10 के। इसके डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए, चलता रहेगा, जो भी आता रहेगा। उसके बाद बोला जा रहा है आर कॉल्ड वुल्गर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाते हैं? वुल्गर फ्रैक्शन। मेरे हिसाब से डेफिनेशन समझाने के बाद किसी को भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने कुछ आपके सामने सवाल रखे और मैं पहले पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है। वीडियो को रोककर आपको उसका जवाब देना है, फिर आप चेक करिएगा मेरे आंसर का वेट करके आप चेक करिएगा कि मैं आपका आंसर मेरे आंसर से मैच किया तो इसका मतलब मैच किया, तो इसका मतलब आपने डेफिनेशन को पढ़ के इस बात को समझ लिया। आइए जरा देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां देखिए इसका डिनोमिनेटर 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये एक क्या है? वुल्गर फ्रैक्शन। स्टूडेंट आप गलत हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे जवाब दे दिया होगा, सर आप गलत बोल रहे हैं। सर ये थोड़ी है कि हर के जिसके भी डिनोमिनेटर में 10 दिखेगा हम उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे? वुल्गर फ्रैक्शन। नहीं स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी गलत बात है। क्यों? आए जरा दिखाऊं। तो देखिएगा, क्या मैं 22/10 को थोड़ा और सॉल्व नहीं कर सकता? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिएगा क्या होगा? 22/10 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10। अब देखिएगा क्या बन गया? 11/5 बन गया। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक वुल्गर फ्रैक्शन थोड़ी है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आया नहीं आया। स्टूडेंट आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहिए था, है ना। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर आपको चेक करना है कि ये एक वुल्गर फ्रैक्शन है या नहीं। तो अगर आप अभी यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ इसके डिनोमिनेटर के अंदर एक नेचुरल नंबर है। 10 तो नहीं है ना, 100 तो नहीं है ना, 1000 तो नहीं है ना, इसका मतलब ये एक वुल्गर फ्रैक्शन है। क्लियर है अलग की बात। अब इसी तरीके से इसको भी देख लें। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप इससे गलती कभी भी नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे ही नहीं कि डिनोमिनेटर 10 है या नहीं। आप ये देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ सिंपलेक्स है, ये ज्यादा सॉल्व किया गया है इसको। तो पहले ये देखेंगे, तो देखिए आपके सामने पता चल रहा है कि इसको ज्यादा सॉल्व नहीं किया गया, इसको तो और सॉल्व किया जा सकता है। 10 1 10, 10 2 20, ये तो हमें 2 मिल गया। इसका मतलब ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन खत्म हो गया, ये फ्रैक्शन था ही नहीं। पहली बात तो ये फ्रैक्शन था ही नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। यहां देखें 10 1 10, 10 2 100, ये भी एक फ्रैक्शन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ 2000 डिवाइडेड बाय 100। क्या ये एक वुल्गर फ्रैक्शन होगा? आइए जरा देख लेते हैं। देखिएगा 100 1 100 और 100 क्या? 100 2 200 या 20। तो इसका मतलब क्या है? ये भी एक फ्रैक्शन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। सॉल्व करते हैं इसको, रिजॉल्व थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। तो 300 1 300 और 300 10 का क्या होगा? 3000। अब मुझे ये बताएं जो 1 डिवाइडेड बाय 10 आया है, क्या ये एक वुल्गर फ्रैक्शन है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 10 अगर डिनोमिनेटर में आ गया इसका मतलब क्या है? वुल्गर फ्रैक्शन। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया स्टूडेंट, वुल्गर फ्रैक्शन की तो ये शर्त है ना कि डिनोमिनेटर में 10 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 10 इसके डिनोमिनेटर में आया है, इसका मतलब ये एक वुल्गर फ्रैक्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 500 डिवाइड बाय 1000। देखिएगा 500 1 500, 500 2 1000, तो 1/2 आ गया। अब डिनोमिनेटर में चेक करें 2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक वुल्गर फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक नेचुरल नंबर आ रहा है। देखिए 10
100, 1000 सब नेचुरल नंबर तो है, लेकिन ये वुल्गर फ्रैक्शन की शर्त है कि इनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो वुल्गर फ्रैक्शन नहीं है। अब मुझे नहीं लगता आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए, तो अब मूव कर लें सवाल। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ही होगा जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, बिल्कुल सेम काम आज भी करने जा रहे हैं। लेकिन 0.237 लिखा हुआ है, लेकिन 3 और 7 के ऊपर 2 डॉट भी लगे हुए। ये डॉट क्या बता रहे हैं कि जो 3, 7 है ना, ये बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे लेट एस किसको डिनोट कर रहा है, सम को। किसको डिनोट कर रहा है, सम को। एस इक्वल टू 0.237 और 3 और 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखिएगा जरा किस तरीके से। एस किसके बराबर आ जाएगा, 0.237 और चलता रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात। इसका मतलब क्या, चलता रहेगा। अब मैं क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, गौर करवाइए। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 0.2 को अलग कर दिया, उसके बाद प्लस लगाया और मैंने क्या लिखा, 0. देखें 2 को अलग कराना भी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ क्या 37, यहाँ क्या 37, सही है। अब ये देखिएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करा मैंने 0.0। अब यहाँ देखिए 37 भी ले चुका हूँ, तो अब क्या यहाँ भी दोनों जगह क्या आ जाएगा 0, उसके बाद क्या जाएगा 37, उसके बाद क्या आएगा, चलता रहेगा। क्लियर है, ये मैंने ले लिया। मुझे लेना तो चाहिए था ना, वैसे ले लेता हूँ दवा, क्योंकि हमें कम से कम 3 तो चाहिए था ना, तो इसलिए मैं एक और ले लेता हूँ। देखिएगा होगा क्या, 0 पॉइंट ये आ गया। अब देखें ये वाला 37 भी आ चुका है, ये वाला 37 भी आ चुका है। अब देखें यहां तक 0 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और क्या आ जाएगा 37 और ये चलता रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर, तो भाई थोड़ा आगे चलते हैं ना। देखिएगा मैं क्या करता हूं, अब मैं बहुत आसान सा काम करने जा रहा हूं। ये 0.2 है, अब मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 डिवाइडेड बाय 100। कोई मसला है किसी को इसमें, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है 0.037, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 37 डिवाइड बाय 1000। अरे आगे बढ़ते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 37 डिवाइड बाय 1 लाख, क्या लिख सकता हूं 1 लाख। और इसी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसको देखिएगा क्या लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, तो भाई देखिएगा सिंपल सी बात है, आप जहां अपना कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर उठाने के बाद लिखिएगा, लेकिन वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, अच्छा वाला। क्लियर है, चलें। तो आप उसमें जब 0.2 लिखेंगे तो वो आपको फ्रैक्शन में बता देगा, ये वैल्यू होती है। इसको लिखेंगे तो फ्रैक्शन में आपको इसकी वैल्यू बता देगा, और इसी तरीके से इसकी भी फ्रैक्शन की, इसकी भी फ्रैक्शन की आपको वैल्यू कैलकुलेटर के अंदर मिल जाएगी। यहां तक का काम हो जाएगा। फिर क्या करें सर, बहुत आसान सा काम है, 2 डिवाइड बाय 100 को कुछ ना करें, सिंपल वही रोक दें। 2 डिवाइड बाय 100 को कुछ ना करें, वही रोक दें। अब यहां देखें, आप देखिएगा ऊपर 37, फिर 37, फिर 37, आगे भी क्या आएगा 37, इससे आगे भी क्या आएगा 37। तो इसका मतलब मैं इन तीनों में से जो आगे पूरी सीरीज जो चल रही है उसके अंदर से 37 को मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने ये काम किया, मैंने 37 को लिया कॉमन। अब सब में ऊपर जो न्यूमरेटर है उनके अंदर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिल्कुल 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स 3 4 5 6 आगे 7, अब यहां चलता रहेगा, सही है। अब क्या करें सर, देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ाया, इंक्रीजिंग, सही डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। अब क्या करेंगे, देखें अगर आपको कोई भी डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज दिखे और आपको उसका सम मालूम करना हो तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला है ना हमारे पास, पढ़ चुके हैं, क्या था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, है ना, ये था ना, बिल्कुल। चले अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। देखें क्यों 1 माइनस का r होता है वो भी बताया था, क्योंकि इसके अंदर r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। तो अब ये आपके सामने क्या आ रही होगी, जीपी आ रही होगी। सर आप कैसे बता रहे हैं, देखिएगा मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि जीपी को कैसे चेक किया जाता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करें और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को डिवाइड करें। तो उसके बाद देखिएगा कि अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज आपके सामने चल रही है वो क्या है, जीपी है।
और नोट करिएगा कि r की वैल्यू क्या 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। अगर 1 से बड़ी हुई तो फिर इसका सम हम मालूम नहीं करते, लेकिन 1 से छोटी हुई तो ये डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज में शामिल हो जाएगी। और हमें पता भी चल रहा है 1000 था, अब क्या हो गया 10 था, 1 लाख, उसके बाद क्या हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जब इंक्रीज होती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम। तो मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद आधा से ज्यादा काम कर देता हूं यहां पर, और यही वाला जीपी चेक करने वाला काम भी आपके सामने कर देता हूं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा जरा, यहां पर थे ना, चले देखिए, मैंने 1000 को क्या लिख दिया, 10 की पावर क्यूब, और 1 लाख को क्या लिख दिया, 10 की पावर 5, और 1 करोड़ को क्या लिख दिया, 10 की पावर 7। अब यहां पर मैंने गलती से 100 लिख दिया था, जबकि 10 आना था, मैंने सही कर दिया। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात ये थी, मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जीपी है भी या नहीं। तो कैसे बताएंगे, बहुत आसान सी बात थी, मैंने बताया ना कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे। तो अगर दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, जीपी है। तो मैंने करके आपके सामने रखा और आप खुद देखेंगे कि दोनों का आंसर क्या है, 1 डिवाइड बाय 100, इसका भी क्या है, 1 डिवाइड बाय 100। आर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, देखिएगा 0.01 है, ये भी 0.01 है, मतलब 1 से छोटी है, और 0 से क्या है, बड़ी है। इसका मतलब इसका सम क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर मिलेगा हमें, और उसका हमें पता है अगर r की वैल्यू 1 से छोटी हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम का जीपी के लिए। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो इस अगर आप सीरीज में गौर किया जाए तो a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है। तो देखिएगा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्यूब, तो लिख दी मैंने, और उसके बाद डिवाइड आता है और 1 माइनस का r, ये आ गया 1, ये माइनस, उसके बाद r हमने क्या निकाला, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो r की जगह r आ गया। और 1 डिवाइड बाय 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाय 10 की पावर स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब क्या करें सर, बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल ये रखेंगे। देखिए अब देखिएगा यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, इस एरिया में अगर आप गौर करें तो यहाँ क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो ये जो 10 स्क्वायर है ये जाके क्या होगा, ये 10 स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। तो देखिएगा होगा क्या, 10 स्क्वायर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 1 जा, ये आ गया 100, माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 1, उस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2। क्लियर है। अब मैंने इस 10 क्यूब को कैसे लिख दिया, 10 की पावर स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि आप सब जानते होंगे स्टूडेंट जब भी बेस सेम होती है पावर ऐड होती है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 10 ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, इन दोनों की पावर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 की पावर क्यूब मिल जाएगा, जिस तरीके से यहां लिखा हुआ है। लेकिन इससे फायदा ये हुआ मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। तो देखिए 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा, 1 डिवाइड बाय 10, और यहां क्या बचा, 100 माइनस 1 क्या होता है, 99 होता है, तो ये आ गया 99। अब ये 99 में जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा ये आ गया 1 डिवाइड बाय 10, और इसके डिवाइड में क्या है 99, और इसके डिवाइड में क्या होगा 1। अब आपको पता है मैं इसको जब मल्टीप्लाई में लिखूंगा 99 डिवाइड बाय 100 को, तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो रिवर्स करके लिखते हैं, तो 99 डिवाइड बाय 1 है, तो ये क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय 99। तो अब देखें ये 99 किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो वही मैं काम करने जा रहा हूं कि 99 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 तो नहीं है, 10 है, सॉरी यहाँ क्या है 10 है, तो 99 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 990 आ जाएगा, 990 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम, यहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि 37 बनता 37 और 990 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ 10 है और यहाँ पर क्या है 990 है। अब हम 10 को 990 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो 99 ऊपर भी 99 से मल्टीप्लाई करा और इस नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करा, 99 से। तो 10 को जब मैं 99 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 990 मिलेगा, और ऊपर जब करेंगे तो क्या मिलेगा,
198 मिलेगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या किया, 990 आ चुका है। अब एलसीएम कंप्लीट है, सिंपल क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर जो सेम हो जाते हैं तो एक दफा लिख देते हैं और ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। तो 198 प्लस 37 क्या होगा, 235 होगा। और जब आप 235 को डिवाइड करेंगे किससे, 990 से, तो आपको क्या मिलेगा, 47 डिवाइडेड बाय 198। अगर आप इसके डिनोमिनेटर में गौर करें तो क्या यहां पर कोई 100 आया, नहीं। 1000 आया, नहीं। 10 आया, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, एक वुल्गर फ्रैक्शन है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वुल्गर फ्रैक्शन के अंदर। मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी काम है। जब आप खुद करेंगे तो आपको खुद ज्यादा पता चलेगा, बिल्कुल हलवा काम है। लेकिन जब हलवा है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अगर प्रैक्टिस करते हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, एलसीएम लेना आता है, तो ये बिल्कुल आसान से काम है। तो एक और करता हूं, सिर्फ एक और इसका एक और सवाल कराता हूं, उसके बाद हम करेंगे दूसरे मेन क्वेश्चंस। तो यहां पर अब स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। तो आए जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ हमने बना लिया है मुश्किल है, क्लियर है, आसान होगा। देखिएगा होगा क्या, सिंपल वही काम जो हम करते हुए आए हैं। क्या करते हुए आए, सबसे पहले हमने लिखा लेट एस इक्वल टू किसके बराबर है, 4.123, और इन तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। इस डॉट का मतलब क्या है, रिपीट होगा। तो देखिए 4 अपनी जगह पर रहेगा, पॉइंट भी अपनी जगह पर रहेगा। इस 1 2 3 को हम बार बार रिपीट करेंगे। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और चलता रहेगा। अब मैं कैसे लिखूंगा इसको, बिल्कुल आसान है। 4 अलग कर दूंगा, प्लस लगाऊंगा और लिखूंगा क्या, 0 पॉइंट। अब क्या आएगा, 1 2 3, ये आ गया 1 2 3। उसके बाद क्या लगाऊंगा, प्लस, उसके बाद क्या लिखूंगा, 0 पॉइंट। अब देखिए 1 2 3 हमने ले लिया, तो 0 0 0 आ जाएगा इसकी जगह पर, 0 0 0 आ गया। अब क्या है, 1 2 3, तो ये आ गया 1 2 3। उसके बाद फिर प्लस आएगा, उसके बाद क्या लिखूंगा, देखिए ये वाला 1 2 3 भी आ गया, ये वाला 1 2 3 भी आ गया। तो अब क्या होगा, 0 0 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, 0.0000000। क्या आ जाएगा, 1 2 3, और इस तरीके से चलता रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करें सर, तो देखिए 0.123 को मैं कैसे लिख सकता हूं, गौर फरमाइएगा जरा इधर। तो होगा क्या, s बराबर आएगा 4 प्लस का क्या होगा, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 प्लस, इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 2 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 की पावर 9 और चलता रहेगा। सिंपल सी बात, वही वाली बात, न्यूमरेटर में गौर करें तो सब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आगे भी क्या आएगा 1 2 3। तो इसका मतलब मैं 1 2 3 को क्या लिख सकता हूं, कॉमन, तो मैंने ले लिया। तो s इक्वल टू 4 प्लस का 1 2 3 आ गया कॉमन, तो क्या बचा 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 9। अब ये चलता रहेगा, क्या होगा, चलता रहेगा। अब स्टूडेंट्स बार बार मैं मेहनत करूं, अच्छी लगता है, नहीं लगता ना, तो देखिएगा ये मैं आपको पहले बताता हूं, ये क्या होगी, एक जीपी होगी, लेकिन आपको हमेशा चेक करना है, फिर जीपी को अप्लाई करना है। जीपी वाला सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन मेरी बात तो फिर सुनिएगा, क्योंकि यहां पर आप वो वाला जीपी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको ये पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर कितनी टर्म्स है। इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट तक चलेगी। कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट, मतलब ना खत्म होने वाली, चलती रहेगी। तो इसका सम मालूम करना है, तो हमने एक फर्क, क्योंकि और नोट करने वाली बात यह है, वो जो सम होता है इनफाइनाइट टर्म्स का, अगर वो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो उसका तो हमेशा ही सम क्या आता है, इंफिनिटी आता है। लेकिन अगर कोई जीपी क्या हो, डिक्रीजिंग हो, मतलब डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज हो, तो उसका सम मालूम किया जाता है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो यहां पर देखिएगा, नोट करने वाली बात है, 10 की पावर पहले क्या थी, 3, उसके बाद क्या 6, उसके बाद क्या है, इसका मतलब डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जब इनकी डेसिमल में वैल्यू देखेंगे तो छोटी होती जा रही है, तो इसका सम भी क्या होता होगा, छोटा होगा, फाइनाइट कोई नंबर मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब क्या करें, तो वही वाला काम स्टूडेंट यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
a डिवाइड बाय 1 माइनस का r। तो a क्या होगा, a हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब, और r क्या होगा निकाल लो क्या, बिल्कुल निकालेंगे। तो देखिए सेकंड टर्म क्या है 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब। अब मेरा एक सवाल है स्टूडेंट, क्या मैं 10 की पावर 6 को ये नहीं लिख सकता क्या, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा जरा, क्या होगा मैं इसको लिख देता हूं 10 की पावर क्यूब इंटू 10 की पावर क्यूब। नहीं लिख सकता तो क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर एड हो जाएंगी, तो इसका मतलब 10 क्यूब से क्या हो जाएगा 10 क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्यूब। क्लियर है, यहां तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब क्या करें सर, तो भाई देखिएगा 1 डिवाइड बाय 10 क्यूब का मतलब क्या, पहले ये जान ले क्या है इसका मतलब, ये है कि 1 डिवाइड बाय 1000। क्लियर है, क्योंकि तीन का मतलब क्या है 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, अगर 4 होगा तो 4 जीरो, 5 होगा तो 5 जीरो, 6 होगा तो 6 जीरो। क्लियर है, चलो अब ए भी पता है आर भी पता है, तो अब यहां पर सिंपल क्या होगा एस बराबर आ जाएगा किसके 4 प्लस का 1 2 3, उसके बाद क्या आएगा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्यूब, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस का आर, यह आ गया 1 माइनस का आर क्या है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्यूब है। क्लियर है, यहां तक की बात, आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। तो 4 प्लस का 1 2 3, उसके बाद क्या है देखिएगा 1 डिवाइड बाय 10 की पावर क्या है क्यूब, उसके बाद यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, ये 10 क्यूब जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 क्यूब 1 क्या होगा 10 क्यूब माइनस का 1 डिवाइड बाय 10 की पावर क्यूब, तो 10 की पावर क्यूब से 10 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या बचेगा तो देख लीजिएगा, तो s इक्वल टू 4 प्लस का 1 2 3, और उसके बाद क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या होगा देखिए 10 क्यूब का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या है 1000 है, तो 1000 माइनस का 1 क्या होगा 999, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 999। क्लियर है यहां तक की बात। अब आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो देख लीजिएगा मैं आपको समझा दूं। 1 डिवाइड बाय यहां पर क्या खत्म हो गया, तो यहां क्या बचेगा 1, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिया है तो यहां पर 1 बचेगा, यहां गया 1, और इसके डिवाइड में क्या है 10 की पावर क्यूब माइनस का 1, ये देखें तो 10 की पावर क्यूब माइनस का 1 क्या होता है 999, तो यहां पे आ जाएगा 999, तो 1 1 जा हो गया 1, 999 का मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 999। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाता है। क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन है स्टूडेंट, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चले अब क्या होगा देखें, यहां पर इस 4 के डिवाइड में 999 नहीं है, तो ये जो 999 है यहां पर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मैं अब यहां पर एलसीएम लेने जा रहा हूं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, ये काम हम कब करते हैं एलसीएम में करते हैं। तो 4 के डिवाइड में क्या है 1, और इस 123 के डिवाइड में क्या है 999, तो ये जो 999 है वो जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। क्लियर है यहां तक की बात, क्लियर है ना। चलें तो यहां पर इनके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 9 और ये 9, और ऊपर क्या होगा ये 999 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे क्या 1 2 3। तो मैं आपके सामने करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहां मैंने कैलकुलेशन कर ली स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिला देखें, जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे ये मिला 4119, और डिवाइड में तो आपको बता चुका था 999 आएगा। जब इसको मैंने और कैलकुलेटर में डाल के देखा तो सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला 1373 डिवाइड बाय 333। अगर चाहे आसान सी बात बताऊं, अगर आपको एलसीएम नहीं लेना, आप बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए एलसीएम, मुझे यही रोकना है, तो कैसे करेंगे वो भी सुन लीजिएगा। तो आसान से काम आप ये करेंगे, आप लिखेंगे एस, सही है ये 4 है ना, इसको 4 को लिख लिया, उसके बाद ऊपर क्या है 1 2 3 है, ये आ गया 1 2 3, और यहाँ पे क्या आएगा 999 ना, तो ये आ जाएगा 999, और यहाँ जाके ये सॉल्व हो गया। याद आया मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये 999 जाके 4 से मल्टीप्लाई होता है जिस तरीके से यहाँ हुआ, उसके बाद उसके अंदर किसको ऐड करते हैं 123 को, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा, दोनों सेम है। अगर आप चाहे आप एलसीएम में बड़ा मसला कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे भी कैलकुलेटर तो होगा ना यूज कर सकते हैं ना, तो आप कर सकते हैं इस तरीके से, डायरेक्ट आ जाएगा कैलकुलेटर में डालेंगे, वैसे अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपके लिए आसान करते हैं। देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज।
सही है, इज इक्वल टू 56। जितनी बात अभी कही ना, पहले वो काम करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोला ये कि आपको एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज दी जा रही है और नहीं उसको दी यानी बताया जा रहा है, और उसका जो सम है ना वो किसके बराबर है, 56 के बराबर है। तो मैंने सपोज मान लिया, क्योंकि हमें पता है अगर एक जीपी है तो वो एक इसकी जो सिंपल फॉर्म होती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ये होती है। तो लेट द इनफाइनाइट जीपी भी क्या होगी, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं ये क्यों हो रहा है, क्लियर है। अब ये सवाल करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जीपी वाला अगर आपने लेक्चर देखा है तो ये सवाल आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट चलता रहेगा, क्लियर है। अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने क्या बताया, क्वेश्चन ये बता रहा है कि वो जो सीरीज मतलब जो सीक्वेंस या सीरीज जो भी चल रही है उसका सम किसके बराबर है। अभी सीरीज की बात करिए ना, तो उसकी जो सीरीज है उसका सम किसके बराबर है, 56 के बराबर है। अब देखें, और ये बात उसने ये भी कर दी कि वो जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ना वो कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, और हमें पता है इनफाइनाइट टर्म्स होगी उसके अंदर। तो इसका मतलब हमें कंडीशन ये दी हुई है कि सम ऑफ इंफिनिटी, मतलब हमें देखिए एस एन पढ़ा थे, बिल्कुल पढ़ा है। एस एन का मतलब क्या होता है, एंड टर्म, है ना। लेकिन इंफिनिटी का मतलब क्या है कि इतनी सारी टर्म्स जिसको हम काउंट ना कर देंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, एस इंफिनिटी। तो इतनी सारी टर्म का सम को हम क्या बोलते हैं, एस इंफिनिटी। बोला क्या जा रहा है, किसके बराबर है, बोला जा रहा है किसके बराबर है, 56 के बराबर है। अब मुझे पता है एस इंफिनिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल है, क्या है, एस इंफिनिटी बराबर होता है किसके, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस के आर के। तो एस इंफिनिटी के क्या लिख दूंगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर किसके बराबर आ जाएगा, 56 के बराबर आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नजर आ रहा था, क्योंकि इसी के अंदर अब मुझे ए भी नजर आ रहा है और आर भी नजर आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें ये जो 1 माइनस का आर जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या होगा, 56 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा ए की क्या वैल्यू आएगी, 56 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का आर, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब यहां तक का काम होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 448। अभी भी यही बात कर रहा है, बोला ये जा रहा है कि अभी भी हमारे पास एक सीरीज है, लेकिन उसी सीरीज के ऊपर जो हमें सीरीज दी गई थी ना, उसी सीरीज के ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी, स्क्वायर कर दिया सबके ऊपर। तो अब उसका सम जो आ रहा है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 448 के। तो यही बात को मैं लिख देता हूं, तो लिखते हैं लेट ए, देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, आ गया कॉमा, उसके बाद क्या होगा, इसके दोनों के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमा, उसके बाद इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया ना, तो देखिए ए आर स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। तो देखिएगा ये स्क्वायर ए पे भी आ जाएगा, आ गया। उसके बाद देखिएगा ये आर, अभी पावर से पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई 2 टू द 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर 4 कॉमा डेट चलता रहेगा, बी द squares of infinite decreasing geometric sequence। सही है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अब ये हमने बात लिखने के बाद हमने क्या करा, देखिए इसके ऊपर जाकर जो सबके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर आर 4 कॉमा सॉरी प्लस लगाइएगा, क्या लगाइएगा, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, क्योंकि अब सीरीज की बात कर रहे हैं ना, तो प्लस डिवाइडेड किसके बराबर आएगा, 448 के बराबर आ रहा है। जब इसका सम किया जा रहा है ना तो वो किसके बराबर आ रहा है, 448 के। और मैंने एक बात बताई थी, अगर कभी भी जीपी की जो जनरल फॉर्म होती है उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है एस इंफिनिटी अब बराबर किसके होगा, ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 448 के बराबर आ जाएगा। अब यहां तो मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो ये 1 माइनस का आर स्क्वायर डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा जल्दी से देखिएगा,
आप भी बोर हो गए होंगे, बोलेंगे सर जल्दी जल्दी करवा दें। तो होगा क्या, ए स्क्वायर बराबर आएगा 448 और ये 1 माइनस का स्क्वायर यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू क्या होगा 448 से मल्टीप्लाई होगा। चले भाई, इस तरीके से मैंने क्या बोला इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब सर क्या करें, तो देखिएगा सिंपल सा काम ये करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड करा देंगे, सही है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिएगा अब जो ज्यादा ए वाली पावर है उसको ऊपर रखेंगे। तो देखिएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 448 1 माइनस का आर स्क्वायर, और इसके डिवाइड में दोनों का अलग अलग आएगा, सही है ना। तो देखिएगा यहाँ क्या है ए, तो ये आ गया ए, और इसके डिवाइड में क्या है, ये आएगा क्या आएगा 56 और 1 माइनस का आर। अब देखिएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, तो देखिए ए स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, देखिएगा ना, ए इंटू ए, तो एक ए से ए के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा ए इक्वल टू, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट, देखिए 448 डिवाइडेड बाय 56 आप करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो देखिए हमारे पास इस तरीके से यहाँ बचा 1 माइनस का आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से गौर करिएगा, 448 को ऐसे रहने दें। उसके बाद ये आपको कुछ देखने के बाद कुछ याद आया, आप बोलेंगे सर नहीं आया, तो याद दिला देता हूं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस का बी, और ए माइनस के बी के बराबर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है सर 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, तो देखिए 1 के ऊपर स्क्वायर लगा भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 की पावर 10 तो होती है 1, तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से स्क्वायर लगाता हूं। तो मैं सपोज कर लेता हूं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया, अब बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, तो मतलब क्या बन जाएगा, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस का आर और 1 प्लस का आर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब क्या बचा 56 और यहाँ क्या बचा 1 माइनस का आर। तो ध्यान से देखिएगा 1 माइनस के आर से 1 माइनस का आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ए इक्वल टू देखिए 448 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का आर और डिवाइड में क्या है 56 है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 448 को डिवाइड करूंगा 56 से, तो देखते हैं उसका आंसर क्या मिलता है। हाँ मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों के टाइम को किया सेव। तो देखिएगा मैंने क्या किया, अब यहाँ पर 448 डिवाइड बाय 56 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और यहाँ 1 प्लस का आर था, तो मैंने इसको क्या बोला, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें सर, तो बहुत आसान से काम है। अभी हमारे पास ए की वैल्यू थी ना, कहां गई, ये रही ए की वैल्यू। तो इस जो ए की जो हमारे पास वैल्यू थी ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब मैंने फिर एक लिखा, मैंने यहां देखिए लिखा क्या, ए इक्वल टू 56 ब्रैकेट 1 माइनस का आर इन इक्वेशन 3। ए की वैल्यू को कहां पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जहां ए है ना, वहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, आ गई। अब देखिए 56 1 दा 56 आर दा 56 आर इक्वल टू 8 1 दा 8 आर दा 8 आर। तो देखिए आर आर वालों को एक जगह कर देते हैं और कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। तो ये प्लस का 8 है इक्वल टू दूसरा आएगा क्या होगा, माइनस का 8। ये माइनस का 56 है इक्वल टू दूसरा आएगा क्या होगा, प्लस का 56 आर। 56 माइनस का 8 होता है 48 और इसका इक्वल टू, उसके बाद 56 प्लस का 8 क्या होता है 64 आर। अब यहाँ मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, तो ये 64 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, तो इक्वल टू दूसरा क्या होगा, डिवाइड। तो जब आप 48 डिवाइड बाय 64 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर की वैल्यू 3/4 मिलेगी। यहां जाके हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हमारे को देखिए अगर हम कभी भी यह मालूम क्या करना है, देखिए सवाल में गौर करें, हमें मालूम क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म से मुराद क्या है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। कॉमन रेशो से मुराद क्या है, आर की वैल्यू मालूम करनी है। क्लियर है। तो देखिए आर की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू बाकी है। तो ए की वैल्यू मालूम करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस आर की वैल्यू को उठाएं और आर की वैल्यू को आप चाहे तो इसके अंदर पुट कर दें, आप चाहे तो इसके अंदर पुट कर दें। अब नाउ चॉइस इज योर्स, आपकी मर्जी है। तो अब अगर आप आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो लिखेंगे क्या, पुट आर इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 3। क्या होगा, ए इक्वल टू 8 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 3/4 है। एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 8 और यहाँ देखिए 4 1 दा 4 प्लस का 3 क्या होता है 7, तो 7 डिवाइड बाय 4 1 दा 4 2 दा 8 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि 7 देखिए
7 टू क्या होता है 14 होता है। इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी और यहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुश्किल था, देखिए थोड़ा बहुत तो मुश्किल लगेगा क्योंकि नई नई जब चीजें पढ़ते हैं तो मुश्किल तो लगती है ना। आसान खुद बनाएंगे कैसे, प्रैक्टिस कर करके ये आपके सामने इजी हो जाएगा। मेरा जितना काम था, जितना आसान मैं आपके लिए बना सकता था मैंने बनाया। अब इससे ज्यादा अगर आसान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस करेंगे जब ही जाके आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे मैथ्स के अंदर। तो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां आपके सामने स्टूडेंट्स आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा स्टूडेंट्स, तो देखिएगा लिखा हुआ ये द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। वही बात आ गई, देखिए इनफाइनाइट का नाम सुन के आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आगे थोड़ा सा बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, लिखा हुआ क्या है जीपी है, तो इसका मतलब यहां पर आज वो फॉर्मूला लगेगा जो हमने पढ़ा था कि जीपी के अंदर अगर इनफाइनाइट टर्म्स होती है और उसका सम अगर मालूम करना हो और वो जो सीक्वेंस या सीरीज जो भी चल रही हो वो क्या हो, एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होनी चाहिए। मतलब क्या कि हर आगे आने वाली टर्म पिछले के मुकाबले में कम होनी चाहिए, उससे आगे वाली और कम होनी चाहिए। इस तरीके से जो हमें इनफाइनाइट टर्म तक का जो सम मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट नंबर हमें कोई मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो वही वाली बात है, वही फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। सिंपल जीपी के लिए, किसके लिए, सिंपल जीपी के लिए। तो वही वाला काम यहाँ करने जा रहे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन यहाँ पूछने का थोड़ा अंदाज क्या है, डिफरेंट है। कैसे, आखिरी वाला जो वर्ड है ना वो पढ़ लें। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीपी। भाई देखिए उन्होंने बोला कि जीपी फॉर्म करके दिखाओ हमारे को। क्या बना के दिखाओ, जीपी को बना के दिखाओ। अब जीपी अगर आपको फॉर्म करनी है स्टूडेंट तो देखिएगा आपको जरूरत होगी ए की। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज है आर की वैल्यू। अगर आपको आर क्या है, कॉमन रेशियो, अगर कॉमन रेशियो पता है और ए पता है तो फिर आप क्या बना सकते हैं, जीपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो सिर्फ यहां पर एक काम बढ़ जाएगा और वो काम क्या होगा, जीपी को बनाना। सिर्फ हम जो ए और आर की जो वैल्यू निकालेंगे ना उसको डायरेक्टली हम यहाँ पुट करके जीपी को फॉर्म कर लेंगे बस। तो सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा काम है ए और आर की वैल्यू को मालूम करना। तो पहले वो करते हैं, उसके बाद आगे की बातें आगे करेंगे। तो देखिएगा जरा, पहली बात है कि हमेशा याद रखिएगा जितनी बात पहले बोली जाए ना उसके ऊपर काम किया जाए वो अच्छा रहेगा सेहत के लिए। तो द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 4। इतनी बात समझ में आई ना, पहले इतना काम करेंगे, आगे को छोड़ दें अभी। तो लिखा हुआ क्या है कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट जीपी है जिसको मैंने सपोज कर लिया, लेट द इनफाइनाइट जीपी बी, चूंकि जनरल फॉर्म है। क्या है, ए आर इसका चलती रहेगी ये सीक्वेंस। क्लियर है, ये मैंने मान लिया है। और मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। देखिए एक कंडीशन तो है ही नहीं, दो है, तो पहली वाली कंडीशन को मैं अप्लाई करूंगा जो यहाँ पर है। क्या बोला गया कि जब हम इस जो सीक्वेंस चल रही है तो जब हम सीक्वेंस का क्या करेंगे, सम करेंगे, सही है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और वो टर्म जो है ना, टर्म्स वो इनफाइनाइट है, पता नहीं है कहाँ खत्म हो रही है। तो देखें ए प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का डैश 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 चलता रहेगा, चलती रहेगी सीक्वेंस, सॉरी सीरीज है। अब इसका जो सम निकालेंगे वो किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। अब देखिए मैंने तो पहले ही बता चुका हूं आपको, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये एक इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी है। तो यहाँ पर अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सही सी बात है। देखें, और आप लोग ये सोचेंगे सर यहाँ तो इन्होंने कहीं सवाल में लिख के ही नहीं दिया कि डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है या इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है ना, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए आपको सम दिया हुआ है ना, सम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, जब भी तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। क्या था वो, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। ये आ गया किसके बराबर, 4 के बराबर आ गया। अब मुझे तो चाहिए ए की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, बहुत आसान सा काम करूंगा, ए को यहीं रहने देता हूं। ये जो 1 माइनस का आर है डिवाइड में इक्वल टू को दूसरी साइड जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, बस सिंपल सा काम था, कोई मुश्किल वाली बात इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए, आसान काम तो था। चले, अब इतना काम होने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आया
अभी तो आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, उनको भी तो पढ़ना है ना। तो ये ख्याल आया हमारी ज़िंदगी में। तो अब हमने बोला इतना काम तो जो इसने बोला वो हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया उसके ऊपर काम करते हैं ना। चले आए देखते हैं। एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, बोला ये जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं जो अपनी नॉर्मल जीपी जो आपने बनाई थी ना, अब हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर क्यूब लगा रहे हैं। मतलब पावर कौन सी कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, पावर 3 कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब, इन ए आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब, उसके बाद इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब। तो इस तरीके से मैंने बोला लेट ए क्यूब, क्योंकि ए के ऊपर भी क्या आ गया पावर 3, ए आर के ऊपर भी पावर क्या आ गया 3, तो दोनों का अलग अलग मैंने लगा दिया क्यूब। उसके बाद इसके ऊपर भी क्या आ गई पावर क्यूब। देखिएगा ये आ गया ए आर आ गया, उसके ऊपर पावर क्या है क्यूब है, ए आर स्क्वायर है ना, ये आ गया। अब देखिएगा ए के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी क्यूब। अब देखिए आर आ गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 3 6। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा ए क्यूब आर 6 कॉमन चलता रहेगा कहाँ तक, बी द क्यूब ऑफ द इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये क्या है आपके सामने, एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है क्यूब वाली। किसकी वाली है, क्यूब वाली। ये मैंने बात लिख दी। अब उसके बाद मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से मुताबिक क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम इनका सम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। सम का मतलब सीरीज में देखेंगे, तो ए क्यूब प्लस का ए क्यूब आर क्यूब प्लस का ए क्यूब आर 6 प्लस का डैश 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 चलता रहेगा। अब इसका सम किसके बराबर आ रहा है, इसका सम बराबर किसके आ रहा है, देखें इस 192। तो इसका मतलब इसका जो सम निकाला जा रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 192 के बराबर आ रहा है। मुश्किल बात थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब क्या करें सर, तो बिल्कुल यही बात है स्टूडेंट, इसका सम भी क्या आ रहा है, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर भी ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन गलती मत करिएगा, ये फॉर्मूला जस्ट वैलिड है किसके लिए, इसके लिए कि अगर नॉर्मल जी भी है। अब तो क्यूब कर दिया ना मैंने इसके ऊपर, क्या कर दिया, अब हमने सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा था, अब तो ये तो एक नॉर्मल जीपी थी है ना, अब हमने इसी जीपी के ऊपर क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो अब इसके फॉर्मूले में भी क्या होगा, इसके फॉर्मूले में भी ए के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, आर के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में जब हमने एक जीपी के ऊपर क्यूब को मतलब स्क्वायर करा था, तो इसके फॉर्मूले में भी क्या हो गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया था ए के ऊपर, और इस आर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया था। सिंपल वही काम यहाँ भी होगा। तो अब मैं जो लिखूंगा क्या होगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 192 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़े, बिल्कुल बनना चाहिए हमारे को आगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सिंपल सा काम जो हम करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 माइनस का आर क्यूब डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से ए क्यूब की क्या वैल्यू आ जाएगी 192, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का आर क्यूब आ जाएगा। बस आसान सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी। अब मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम इसको बोल चुके हैं। अब इसको बोला इक्वेशन नंबर 2, चलें इसको भी ब्रैकेट में कर दो, मतलब इसको भी डब्बे में कर देते ना। चलें अब क्या करें सर, देखिए वही वाला काम रिपीट हो रहा है। अब जिसकी पावर हाई होगी उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड करवाएंगे दोनों को। तो लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलें अब क्या होगा, बिल्कुल सेम काम है। अब आप क्या करेंगे, ज्यादा पावर वाले को ऊपर रखेंगे, तो ये आ गया ए क्यूब इक्वल टू 192, और ये आ गया 1 माइनस का आर क्यूब। और उसके बाद इसी के डिवाइड में इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जिस तरीके से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए क्यूब है ना, तो इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए। इसके बाद इसके डिवाइड में क्या आएगा, ये वाली साइड आएगी 4 1 माइनस का आर। बस ये हो गया। अब सिंपल काम ये करेंगे, देखिए एक ए से यहाँ देखें, ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए क्यूब का मतलब तो यही है ना, देखें ए क्यूब का मतलब ये ए डॉट ए स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। तो एक ए से ए के क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, बिल्कुल ए स्क्वायर बच जाएगा, बस ए स्क्वायर। और यहाँ पर 192 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, देख लेते हैं। देखें 4 1 जा 4, 4 4 दा हो गया 16, 3 इसको दिया, सही है 3 इसको दिया, तो क्या हुआ 4 8 जा 32। तो यहां जाके हमें क्या मिल गया, 48 मिल गया। क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 48
8। और आपको जरा गौर करवाऊं एक और बात पर, आप बोले सर करवाएं बिल्कुल। तो देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को एक फॉर्मूला याद आया यहाँ पर। आप बोलेंगे सर कौन सा फॉर्मूला याद आ गया आपको इस वक्त? तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, गौर करिएगा, यहाँ 1 माइनस का आर क्यूब लिखा हुआ है। तो सर इससे क्या फायदा है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फायदा ये है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर 1 के ऊपर क्यूब लिख देता हूँ, 1 के ऊपर क्यूब लिख देता हूँ, पावर 3 लगा देता हूँ, तो 1 के ऊपर पावर 100 भी लगा दूंगा ना, तो जब भी वो 1 रहेगा, इससे 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो a क्यूब माइनस का b क्यूब का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं जरूर करूंगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन खुद ही कर दी। तो देखिएगा जरा मैं क्या कर रहा था कि आपके टाइम बच जाए। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको बताया ना a क्यूब माइनस के b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या होता है, a क्यूब माइनस के b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस का b a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया a क्यूब माइनस के b क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ मैंने पुट भी कर दिया। अब देखिएगा हुआ क्या, ये 1 माइनस का आर, ये भी 1 माइनस का आर, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 48 आ गया, और क्या बचा 1 प्लस का आर स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या बोला इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे पता है मेरे पास एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या है, 4 ब्रैकेट 1 माइनस का आर, तो मैंने लिखा पुट a इक्वल टू 4 ब्रैकेट 1 माइनस का आर इन इक्वेशन 3। तो इस a की जगह पर ये आ जाएगा, आ गया, और a के ऊपर स्क्वायर भी था ना, तो ये आ गया स्क्वायर। अब देखिएगा हुआ क्या, अब स्क्वायर था तो 4 था, क्या हो गया 16, और 1 माइनस के आर के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये 48 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड। तो देखिए 16 1 16, 16 3 48, तो यहाँ जो 3 यहाँ पे डिवाइड में था ना, अब इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा क्या होगा, 1 प्लस के आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। और साथ ही साथ मैंने एक और काम ये करा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस के आर के ऊपर क्या है, पावर क्या है, स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा था। क्या था फॉर्मूला, क्या याद हो गया होगा, तो बचपन से याद कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, फिर आएगा माइनस 2ab, तो 2a क्या है 1 और b क्या है r, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा, माइनस का 2r उसके बाद प्लस 20 का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये 3 डिवाइड में तो हम आ जाएगी, क्या हो गया इससे मल्टीप्लाई हो गया। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल सा काम क्या है, 3 जाके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 हो गया 3 r था क्या हो गया 3r, 3 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सारी की सारी जो है 1 माइनस का 2r प्लस का r स्क्वायर, इसको इक्वल टू की दूसरी साइड भेज देता हूं, तो क्या होगा, ये प्लस का 1 है, इधर आके क्या होगा माइनस का 1, ये माइनस का 2r है, इधर आके क्या होगा प्लस का 2r, ये प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा माइनस का r स्क्वायर होगा। ये होने के बाद आगे देखिएगा क्या कर रहा हूं, देखिएगा ये देखिए, ये प्लस का 3r स्क्वायर, वो माइनस का r स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, तो इसका मतलब क्या बचेगा 2r स्क्वायर बच जाएगा। आगे देखिएगा r और ये रहा r, तो देखें 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है, तो ये हो जाएगा 5r हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब देखिएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, क्या आ चुकी है, यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो पहले देख लेता हूँ मैं देख लेता हूँ कि यहाँ मिडल टर्म ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मिडल टर्म ब्रेक हो रही होगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो यहाँ स्टूडेंट मिडल टर्म मैंने ब्रेक कर दी। मिडल टर्म ब्रेक करी कैसे, तो भाई देखिएगा सिंपल सा फंडा है कि थर्ड वाली टर्म को आपको क्या करना होता है, फर्स्ट वाली टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये आ गई थर्ड टर्म 2 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है ये आर स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4। तो अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, हमें क्या मिल जाए 4 मिल जाए, क्या मिल जाए 4 मिल जाए। और जिनको उन्हीं 2 नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिल जाए, बीच वाला नंबर मिल जाए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और मुझे समझ में आ गया कि 4 1 क्या होगा 4 होगा, और 4 + 1 करूंगा तो 5 मिल जाएगा। इसका मतलब दोनों चीजें हो रही है, 4 भी आ रहा है मल्टीप्लाई कराने के बाद और ऐड करने के बाद 5 भी आ रहा है। इसका मतलब यही वो नंबर है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, मिडल टर्म ब्रेक कर दी। उसके बाद आपको आगे का काम पता है ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से
2 और r को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, एक r बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बच जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 को कॉमन ले लेता हूँ और क्या बचेगा, r प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, तो देखिएगा प्लस से पहले आ रहा है r प्लस 2, प्लस के बाद भी आ रहा है क्या, r प्लस 2, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से r प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद क्या बचेगा, 2r प्लस का 1 बच जाएगा और क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसी कंडीशन आए कि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो और इक्वल टू 0 आ जाए तो अब क्या करेंगे, आइदर और करते हैं, आइदर और करते हैं। तो आइदर और करने का मकसद क्या है, हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यूज को निकालेंगे। देखिएगा या तो r प्लस का 2 इक्वल टू 0 है या तो 2r प्लस का 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आइए जरा देखते हैं, तो r प्लस का 2 इक्वल टू 0 है ना, तो प्लस का 2 इक्वल टू तो चल जाए क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और ये 2r प्लस का 1 है ना, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है, इक्वल टू साइड जाएगी क्या होगा, माइनस का 1, और ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, तो इस तरीके से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का हाफ। तो यहाँ पर जाकर हमने r की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब जब r की वैल्यू आ गई है ना स्टूडेंट, तो अब काम मुश्किल नहीं रहा, काम आसान हो गया है। अब हम इसके जरिए a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, इसी दोनों r की वैल्यू को एक एक दफा करके पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, पहली वैल्यू मिलेगी। जब आप r की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपको a की पहली वैल्यू मिलेगी, जब r की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपको a की दूसरी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये काम करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोगों का, बहुत आसान सी कैलकुलेशन होगी, तो मैं कर देता हूं फटाफट ताकि आपका टाइम बच जाए। सो यहाँ जाके स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिएगा मैं आपको समझा दूं क्या किया। देखिए वही वाला काम, मैंने क्या बोला, r की हमारे पास दो वैल्यू आई, तो पहली वैल्यू क्या थी, -2 और दूसरी वैल्यू क्या थी, -1/2। जब हमने r की वैल्यू को पुट करा -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिला, देखिए 4 अपनी जगह पर, सिर्फ r की जगह पे क्या आएगा, -2 आ गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 + 1 क्या होगा, 3, और 3 4 क्या होगा, 12। तो जब हमने r की वैल्यू -2 पुट करी तो हमें a की वैल्यू क्या मिली, 12, याद रखिएगा। उसके बाद माइनस आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो r की जगह क्या आ गया, माइनस का हाफ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ एलसीएम लिया तो 2 1 क्या हो गया, 2, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो यहाँ देखिए 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ बचा 2 और 2 + 1 क्या हो गया, 3, तो 2 3 6। इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इतनी डिटेल में जाने की मुझे जरूरत तो नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन बार बार करवा के आप भी बोर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर r की वैल्यू जब हमने -1/2 पुट करी तो हमें क्या मिली, a की वैल्यू 6। तो अब टाइम आ चुका है कि हम रिक्वायर्ड जीबी को फॉर्म करें। तो देखें रिक्वायर्ड जीबी क्या है, a, AR, जैसे चलती रहेगी। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जब हमने a की वैल्यू -2 पुट, a की वैल्यू 12 है, मतलब r की वैल्यू जब -2 है तो a की वैल्यू क्या, 12। तो याद रखिएगा a की वैल्यू 12 है तो r की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। गलती से ये वाली r की वैल्यू डाल के a की वैल्यू ये वाली मत डाल दीजिएगा, जीपी गलत फॉर्म हो जाएगी। पहली बात अपने ध्यान में डालें, जिस वैल्यू को डालने पर जो वैल्यू मिलती है ना, तो वही दोनों वैल्यू एक जगह डलेगी। जब हमने r की वैल्यू को -2 पुट करा तो a की वैल्यू क्या मिली, 12। तो आप पहली जीपी जब बनाएंगे तो r की वैल्यू -2 रखेंगे और a की वैल्यू क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। तो मैंने यही काम करा, a की वैल्यू 12 रखी और r की वैल्यू क्या रखी, -2। तो यहाँ जहाँ a था वहाँ क्या आ गया, 12, और जहाँ AR था तो a की जगह तो 12 ही आएगा और r की जगह क्या आएगा, -2 आ गया। अब देखिएगा 12 अपनी जगह पर आ, 12 2 था 24, माइनस भी है ना तो -24, फिर कॉमा। देखिए 2 के ऊपर -2 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो जब पावर इवन माइनस का साइन नहीं लिखते, तो 2 2 4 और 12 4 48, तो कॉमा चलती रहेगी। चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और करके लिखेंगे क्या, अब r की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। तो देखें a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू -1/2। अब यहाँ पर a की जगह क्या आ जाएगा, 6 है ये, और r की जगह क्या आएगा, -1/2। तो मैंने पुट करा, अब देखिएगा 6 आ गया, ये रहा। अब देखिए 2 1 2, 2 3 6, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, 3 1 3, और माइनस भी है ना, तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, -3। फिर कॉमा आ गया, कॉमा। अब देखें -1/2 के ऊपर क्या है, पावर इवन, तो माइनस का साइन रिमूव हो जाएगा, तो 2 2 क्या होगा, 4।
अब देखें 2 टू द 4 और 2 3 द 6, तो 3 1 द 3, 3 डिवाइड बाई 2 हमारे को मिल जाएगा, कॉमा डैश 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 चलता रहेगा। यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट है। और मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में मैंने पढ़ाने की मुझे ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि आप लोग वैसे इंटेलिजेंट हो चुके होंगे, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आपको खुद समझ जाना चाहिए ना। तो मैंने इतनी ज़ोर नहीं दिया इसके ऊपर, इतना ज़ोर इसके ऊपर मैंने नहीं दिया। मुझे पता है कि आप लोग खुद समझ जाएंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी 2 से 3 क्वेश्चन बाकी है बस, इंपॉर्टेंट जो बाकी है, जो आपको पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। तो 2 से 3 और क्वेश्चन है, उनको करके वीडियो को एंड करते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट। सवालों की गहराई को समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा लगता है बहुत लेंदी काम है ना, लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना, आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा काम है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ईजी है। सिर्फ शुरू की जो बात है ना, वो जो समझने की बात है वो समझ गए ना, तो पूरा सवाल तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन है जो आप करते हुए आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। लिखा हुआ ये है, डिटरमाइन द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। हमें अपना मकसद पता चल गया। मकसद ये है कि हमें जो सीरीज़ है वो नहीं पता कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। बोला जा रहा है एक सीरीज़ है, आइए, और उस सीरीज़ का हमें क्या मालूम करना है, और वो डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग जीपी है, और इनफाइनाइट तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी? इनफाइनाइट टर्म्स है। तो उसका सम हमें बताना है। अब उसके लिए हमें काम क्या करना है वो हमें आगे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? इफ इट इज नोन दैट, अगर हमें ये पता हो कि द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 54। बोला जा रहा है अगर हमें पता है कि उसका फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो सम है इसके बराबर है, और द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 33। बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड टर्म का जो सम है ना वो किसके बराबर? 33। सिर्फ ये कंडीशन दी है उसने हमारे को, ये चीज़ें बताई है, और हमें इससे जरिए हमें बताना क्या है, हमें उस जो जीपी है ना, उस डिक्रीजिंग जीपी, उसका क्या बताना है? सम बताना है। जीपी नहीं बतानी है, उसका सम बताना है। क्लियर है? चलें अब देखिए, ये मैंने आपके सामने एक कोई सी भी जीपी बना दी, कोई सी भी जीपी। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जीपी है, सही, अभी मैंने बना दी। अब मैं आपको समझा के आ रहा हूँ। देखिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। क्लियर है? बोला जा रहा है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म, जब हम इनको ऐड करते हैं, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है 54। और जब हम फोर्थ, सेकंड और फोर्थ टर्म को क्या करते हैं, सेकेंड और फोर्थ टर्म को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 36। तो ये बात है उनकी, समझ में आई? जब सेकेंड और थर्ड टर्म को ऐड करते हैं 36 मिलता है, और फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? 54 मिलता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। आप भी बोलेंगे सर बहुत आसान था, हमें शुरू में हार्ड लगा, क्योंकि देखिए आपके लिए न्यू है। आपके लिए क्या है? न्यू है। आप अभी पढ़ना शुरू करें तो आपके लिए क्या है? एकदम न्यू चीज़ है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखिएगा क्या बोल रहा हूँ, देखिए वही काम से स्टार्ट करेंगे। लेट द इनफाइनाइट जीपी बी, ये हमारे पास क्या आ गई? एक इनफाइनाइट जीपी आ गई, सही है। अब इस इनफाइनाइट जीपी के अंदर आपको क्या फर्स्ट टर्म दिख रही है? आप बोलेंगे सर दिख रही है, ए है। और क्या फोर्थ टर्म दिख रही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिख रही है, ए आर क्यूब है। सेकंड टर्म दिख रही है, ये रही, और थर्ड टर्म दिख रही है, ये रही। तो इसका मतलब, बहुत आसान सी बात करूंगा, देखिए मैं जब ए प्लस ए आर क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? यहां लिखा हुआ है ना, क्या मिलता है? 54। ये आ गया 54। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखें, और जब मैं ए आर में ऐड करता हूं किसको? ए आर स्क्वायर को, तो मुझे क्या मिलता है? 36 मिलता है। ये तो इसने सवाल ने हमें बताया ये चीज़ें, ये क्या बताई? सवाल ने हमें ये चीज़ें बताई। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके अपने आसानी के लिए काम करते हैं। देखिएगा, इन दोनों में से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ? ए को कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो मैं ले लेता हूँ ए को कॉमन। जब मैंने ए को कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 माइनस का आर क्यूब इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 54 के बराबर आ गया। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आगे बढ़ते हैं। देखिए उससे पहले मैंने यहाँ पर देखिए प्लस लगाना मैं भूल गया हूँ, तो प्लस लगा देता हूँ, सही है ना, क्योंकि मैंने ए को कॉमन लिया है ना, तो यहाँ साइन थोड़ी चेंज होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? वही काम होगा। देखिए अब देखिए फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 54 मिलेगा। और जब सेकेंड और थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिएगा, जब ए आर प्लस का क्या करूंगा? ए आर स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 36 मिलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों में से ए आर को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने लिया ए आर को कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा
आर। तो इस तरीके से मैंने ले लिया कॉमन और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड करेंगे इससे, इक्वेशन 2 से। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का आर क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ए आर 1 प्लस का आर इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई, क्या होगा 54 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 36। अब देखिएगा मैंने करा क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन 2 से। तो देखिएगा इक्वेशन 1 क्या है, ये रही। तो देखिए ए आ गया 1 प्लस का आर क्यूब इक्वल टू 54। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है, सी के नीचे आएगी, ए आर 1 प्लस का आर आ गया और 36 के नीचे आ गया, देखिए आ गया। तो इस तरीके से मैंने कर दिया इक्वेशन को डिवाइड। अब क्या करेंगे सर, बिल्कुल आसान सा काम करेंगे ना, मुश्किल काम तो करते ही नहीं है ना हम लोग। तो देखिएगा होगा क्या, इस ए से क्या होगा, ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस का आर क्यूब और ये 1 प्लस का आर है। अब क्या करें सर, तो देखिएगा यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला सर, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखिए बार बार एक ही चीज़ को लिखना अच्छी बात नहीं है ना, मैं बता देता हूँ ज़बानी क्या था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं आपके सामने सॉल्व करके लिखता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने साथ सॉल्व कर दिया है। देखें एक सिंपल कैलकुलेशन थी, मैंने बोला आपको बार बार बता के बोर करने से अच्छा है मैं लिख ही दूँ। तो जल्दी से सुनिएगा, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। हम कहाँ पर थे, हमने यहाँ पर छोड़ा था, क्लियर है। सॉरी मैं यहाँ पर कहाँ था, यहाँ था, सही है। अब यहाँ से देखिएगा मैंने क्या किया, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। क्या होता है, ए प्लस का बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, देखिए ए प्लस का बी, ये देखिए ए क्या है 1 और बी क्या है आर। तो इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ देखिए 1 प्लस का आर आ जाएगा, ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी हो गया 1 प्लस का आर और ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो 1, फिर आएगा माइनस, माइनस के बाद क्या आएगा ए बी। ए क्या है 1 और बी क्या है आर, आर 1 से क्या होगा आर ही हो जाएगा। फिर प्लस आ गया प्लस बी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर। चले उसके बाद डिवाइड में आए, डिवाइड में आने के बाद क्या आया, देखिए आर 1 प्लस का आर, ये लिखा हुआ है 1 प्लस के आर से 1 प्लस का आर कैंसिल हो गया। क्या बचा 1 माइनस का आर प्लस का आर स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2 क्या था, डिवाइड में था। देखिए 54 को जब आप डिवाइड करेंगे 36 से ना, तो आपको क्या मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। अब यहाँ ये 2 था, ये डिवाइड में था, इक्वल टू दूसरी साइड आके 1 माइनस का आर प्लस का आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये जो आर है यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, कर दिया। अब देखें 2 1 जा 2, 2 आर जा 2 आर, 2 आर स्क्वायर जा 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 3 आर। अब क्या होगा, ये प्लस का 3 आर है इक्वल टू दूसरी साइड आके क्या हुआ माइनस का 3 आर हो गया। 2 आर स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 आर आ गया, फिर प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्या बचा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर मिडल टर्म को क्या करा ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर पता है मुझे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ मिडल टर्म ब्रेक करके भी हम आर की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडल टर्म कैसे ब्रेक होगी, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। 2 2 तक क्या होगा 4। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडल वाला नंबर मिले। तो मुझे मिल गया 4 1 4 होता है। तो माइनस का 4 माइनस का आर, क्यों लिया मैंने माइनस का 4 माइनस का आर, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ माइनस है। अब जब मैंने माइनस माइनस करूंगा क्या होगा प्लस, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, लेकिन माइनस का 5 आएगा ना, तो इस तरीके से ऊपर वाला मिडल वाले टर्म मिल जाएगी। अब इन दोनों में से मैंने लिया आर को कॉमन, और सॉरी आर को नहीं 2 आर को कॉमन लिया। तो 2 आर को जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बच गया और यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा। उसके बाद देखिए सिंपल सी बात है, अगर चेक करना हो ना सही लिया है कि नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे 2 आर को मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 आर मल्टीप्लाई बाय आर क्या होगा 2 आर स्क्वायर होगा, प्लस माइनस माइनस 2 आर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 आर आ जाएगा, क्लियर है। चलें अब इन दोनों में से मैंने क्या लिया, माइनस को कॉमन लिया, माइनस के 1 को, तो अंदर क्या बचेगा माइनस प्लस हो गया माइनस, आर 1 क्या हो गया आर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 2, इसका मतलब सही लिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए माइनस से पहले भी आर माइनस का 2, माइनस से बाद भी आर माइनस का 2, तो अब हम ले सकते हैं आर माइनस के 2 को कॉमन। तो ले लिया मैंने, तो यहाँ देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए क्या हुआ, ये क्या हो गया यार,
ये गलती हुई है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ r माइनस का 2 को लिया था ना मैंने कॉमन, तो यहाँ मैंने गलती से r माइनस का 1 लिख दिया है। तो सही कर देता हूँ आपके सामने, r माइनस के 2 को कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या बचा 2r माइनस का 1, ये आ गया 2r माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आइदर और करेंगे, या तो 2r माइनस का 2 0 है इक्वल टू, या तो 2r माइनस का 1 इक्वल टू 0 है। तो मैंने लिख दिया r माइनस का 2 इक्वल टू 0 है, या तो 2r माइनस का 1 इक्वल टू 0 है। तो यह माइनस का 2 है इक्वल टू दूसरा आ जाएगा, प्लस का 2r इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 2r माइनस का 1 इक्वल टू 0 है ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 1, और यहाँ 2 इसके साथ r के साथ मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू दूसरा आ जाएगा डिवाइड होगा। तो इस तरीके से r की वैल्यू क्या आ जाएगी हाफ। अब इन दोनों r की वैल्यूज को एक एक करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला जिंदगी आसान करो। यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी आसान कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही थी, इसलिए मैंने पुट कर दिया। तो मैंने r की वैल्यू पहले ठीक है 1 पुट कर दिया, गलती है, r की वैल्यू क्या आएगी। सो स्टूडेंट्स जब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा था ना, मुझे एक और बात याद आई। देखिए मुझे एक बात ये याद आई कि जब हम मालूम कर रहे हैं इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का सम, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, एक कंडीशन को पढ़ा है कि ये कब होगा, जब r की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी हो। ये जब भी पॉसिबल है कि इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज होगी और उसका सम क्या होगा, फाइनाइट नंबर आएगा। अब यहाँ पर गौर किया जाए तो r की वैल्यू एक 2 आ रही है और एक r की वैल्यू 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, हाफ, और 2 का मतलब तो 2 ही है। तो अब मुझे बताएं, हम तो मालूम करने जा रहे हैं सम किसका, इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का, तो उसके अंदर तो r की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से r की वैल्यू कौन सी छोटी है, तो आप बोलेंगे सर हाफ, 1 से छोटी कौन है, हाफ। तो सिर्फ देखिए मैंने अभी करा था थोड़ी देर पहले काम, लेकिन मुझे फिर याद आया, फिर मैंने सही कर दिया आपके सामने, अभी देखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू हाफ लेंगे, r की वैल्यू 2 नहीं लेंगे। क्लियर है। तो जब आप r की वैल्यू हाफ लेंगे पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते थे, लेकिन उसमें मेरे को नहीं करनी थी क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल हो रही थी। तो ज़िंदगी आसान इसी में थी, तो मैंने इसी में कर दी पुट। क्लियर। आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आसान काम करने में आसानी है ना ज़िंदगी में। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर r की वैल्यू क्या पुट कर दी, हाफ। क्या पुट कर दी, हाफ। अब देखें, अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां भी r है ना, वहां क्या आ जाएगा, हाफ, और q अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पर ये q अपनी जगह पर रहा, r की जगह क्या आ गया, सिर्फ हाफ आ गया। इसके अंदर r की जगह क्या आ गया, सिर्फ हाफ आ गया। अब 2 के ऊपर क्यूब लगाया, 1 के ऊपर क्यों नहीं लगाया सर आपने क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा ना, कोई लिखने की जरूरत है नहीं है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 4, और 4 2 क्या होता है, 8। क्लियर है। चले अब यहाँ एलसीएम लिया तो 2 क्यूब जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 8 1 क्या होगा 8, और 8 प्लस का 1 डिवाइड बाय 8। ये तो एलसीएम का तरीका है, बार बार बता चुका हूँ, बार बार भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो देखिएगा 8 प्लस का 1 क्या होगा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा 9, 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 54। ये 8 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू साइड जाएगा क्या होगा 54 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इक्वल टू साइड जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही क्या वैल्यू मिलेगी, 48 मिलेगी। एक ही क्या वैल्यू मिलेगी, 48। जब हमने r की वैल्यू हाफ पुट करी तो हमें एक की वैल्यू क्या मिली, 48। तो अब हम यहाँ सम मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या था, सम मालूम करना इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो लिखेंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज r क्या हो, लेस देन 1 हो। r क्या हो, जब लेस देन 1 हो। तो s किसके बराबर होता है, हमें पता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। सम का फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो देखिएगा a क्या है हमारे पास, देखिए a क्या है 48 है, तो यहाँ a की जगह क्या आ गया 48। r क्या है, हाफ है, तो पुट कर दिया। तो देखिए एलसीएम लिया, 2 1 दा 2, तो ये हो गया 2 माइनस का 1 डिवाइड बाय 2, और यहाँ ये 2 जाके 48 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद 48 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 96, और 2 माइनस का 1 क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो सम आया है वो क्या आया है, 96 आया है। इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम आया है वो कितना आया है, 96 आया। और यहाँ जाके ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन रह गया है, जल्दी से उसको भी करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के सामने आ चुका है इस एक्सरसाइज मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। लिखा हुआ ये है, द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी
वो बोल रहा ये है कि अगर आप एक कोई इनफाइनाइट टर्म से चल रही है कोई सीरीज और उसकी जो दो टर्म्स है और उसका जो सम है, देखिए द फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू की दो टर्म्स का इनफाइनाइट जीपी है वो ऐड अप टू 1। ये बात समझ में नहीं आई ना? देखिए पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सही है, यहाँ तक की बात मैं रोकूंगा, यहाँ तक मैं रोकूंगा, पहले ये समझूंगा, पहले यहाँ तक रोकूंगा, इसको समझूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखिए हम लोग मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट जीपी ये है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है जनरल फॉर्म इस तरीके से देखते हैं, तो a आर स्क्वायर डेड चलती रहेगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? चले ये सीक्वेंस आपकी चलती रहेगी। अब बोला ये जा रहा है कि जो फर्स्ट टू टर्म है, मतलब शुरू की जो दो टर्म्स है, कौन सी? फर्स्ट, ये देखिएगा ये आएगा t1 प्लस का t2, सही है। चले अब देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टू टर्म ऑफ इनफाइनिटी ऐड का वर्ड सुनाई दिया? बिल्कुल सुनाई दिया। ऐड का मतलब ये कि इन दोनों टर्म को ऐड किया जा रहा है, और जब ऐड किया जा रहा है अप टू 1 तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। इसका मतलब जब हम t1 में t2 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 1। अब t1 क्या है? बिल्कुल आसान सी बात है, t1 क्या है हमारे पास? इस कंडीशन के लिए a है, तो ये आ जाएगा a प्लस का, और t2 क्या है? ar, ये आ गया ar इक्वल टू 1। इन दोनों में से a को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस का r इक्वल टू 1। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इसको मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें सर? अब दूसरी कंडीशन के बाद बढ़ते हैं ना। लिखा हुआ क्या है? एंड के बाद और कुछ भी तो लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? एवरी टर्म, हर टर्म क्या है? डबल है। हर टर्म क्या है? डबल है। हर टर्म क्या है? डबल है। इतनी बात समझ में आई? द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, बोला है सारी टर्म्स का जो सम है, सही है। पहले तो ट्वाइस करा, डबल करा, उसके बाद क्या बोला? सारी टर्म का सम ले लो। उसके बाद क्या? डेट फॉलो इट। देखिए आसान सी बात कर रहा है, बोल रहा है बोले फॉलो कौन करता है? देखिए फॉलो का मतलब यहाँ पर क्या है? ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वो हर किसी के साथ आपको नजर आ रही है ना? तो इसका मतलब है जो जिसको फॉलो कर रहा है उसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब ए के बराबर आ रहा है। क्या कि ए के बराबर आ रहा है? तो मैं आपको दिखा दूं। कंडीशन ये है कि t1 क्या है? a, t1 क्या है? a है। तो यहाँ पर t1 क्या है? a, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है? a होती है ना, तो ये आ गई। उसके बाद इक्वल टू ट्वाइस है, क्या है? लिखा हुआ है ना, एवरी टर्म इज ट्वाइस। हर टर्म क्या है? डबल है। हर टर्म क्या है? डबल है। तो यहाँ 2 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद हर टर्म क्या है? डबल है। उसके बाद बोला ही जा रहा है t2 प्लस का t3, हर टर्म को सिवाय किसके? फर्स्ट टर्म के जो फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर t2 प्लस का t3 प्लस का t4 चलता रहेगा। तो अब t2 क्या है? t2 हमारे पास क्या है? ar है, प्लस का t3 क्या है? ar स्क्वायर होगा, और t3 क्या होगा? सॉरी t4 क्या होगा? ar क्यूब, और चलता रहेगा। अब क्या करें सर? तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, ये तो एक इनफाइनाइट डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो एक फॉर्मूला वैलिड होगा जिसका सम अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है ना हमारे पास। क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो मुझे ये बताएं a क्या होगा? a होती है फर्स्ट टर्म, इसके लिए क्या है? a r है, और r की वैल्यू क्या होगी? देखिए r की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दूंगा, तो t2 डिवाइड बाय t1 करूंगा तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा t2 क्या है? ar स्क्वायर है, ये आ गया ar स्क्वायर, और t1 क्या है? ar, तो ये आ गया ar, a से a कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, इसका मतलब r की वैल्यू r ही होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ। क्या है? a क्या होता है इसके लिए? a क्या है? ar है, a क्या है? ar है। उसके बाद डिवाइड में 1 माइनस का r क्या है इस कंडीशन के लिए? आ रही है। तो देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो होगा क्या? ये 1 माइनस का डिवाइड में इक्वल टू दूसरी साइड जाए क्या होगा? a से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2ar। क्लियर है? इस वाले a से ये वाला a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ क्या बचा? 1 माइनस का r, ये आ गया 1 माइनस का r, आगे क्या बचा? 2r, ये आ गया 2r। तो देखिएगा होगा क्या? बहुत आसान से काम होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए माइनस का r है, उधर जाके क्या होगा? प्लस का r, ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या होगा?
चलो इसको ही रखता हूँ, यहीं पर ही रखता हूँ। क्या होगा 2r प्लस का r 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या होगा 3r, ये यहाँ पर क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है r से, तो इस तरीके से इक्वल टू दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा और r की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करें सर इसकी r की वैल्यू होगा, तो देखिए अभी हमें r की वैल्यू मिली है, क्योंकि सवाल को अगर पढ़ा जाए हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सीरीज को मालूम करना, जीपी को मालूम करना। देखिए भाई जीपी को हम जब भी मालूम कर सकते हैं, सीरीज को जब भी मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास ए हो, क्योंकि आपके सामने सीरीज में लिखवा दूंगा, अभी सीक्वेंस है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो आप देखते हैं ए आर स्क्वायर मतलब ए आ रहा है आर भी आ रहा है, तो ए और आर का पता होना लाजमी है। तो हमें ए आर तो मिल गया लेकिन ए बाकी है, तो ए को कैसे मालूम करेंगे, जब हम आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देता हूं पुट आर इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या होगा आर की जगह क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा 3 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1। अब एलसीएम में इतनी डिटेल में नहीं जाना हमारे को, तो क्या होगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4a और डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1, ये 3 उधर जाएगा इक्वल टू दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा 1 से और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/4 हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब सर क्या करें, तो भाई देखिए अब हमारे पास r भी है, अब हमारे पास a भी है, तो अब हम काम कर लेते हैं किसके लिए फॉर सीरीज के लिए, किसके काम कर लेते हैं फॉर सीरीज। क्लियर है, तो होगा क्या हमें पता है a प्लस का ar प्लस का ar स्क्वायर प्लस डैश चलता रहेगा, तो a की वैल्यू क्या है 3/4 पुट कर देते हैं, ये आ गए a की वैल्यू, उसके बाद a क्या है 3/4 सॉरी हाँ, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद a क्या है 3/4 और r क्या है 1/3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, डैश चलता रहेगा। चलें अब देखिएगा 3/4 अपनी जगह पर रहेगा, रह गया, उसके बाद ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा 1/4। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/4 3 क्या होता है 12, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गई सीरीज आ गई। अब हमसे यही बोला जा रहा है कि ये तो चलती रहेगी इनफाइनाइट तक और ये डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो अब हमें इसका सम भी बताना है, लिखा हुआ है देखिए एंड ऑल्सो इट सम्स टू इन्फिनिटी, मतलब हमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम मालूम करना है इस सीरीज का। तो यहाँ किसके लिए काम करेंगे फॉर सम टू इन्फिनिटी। चले भाई स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल आसान है, एस इन्फिनिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r, तो a क्या है 3/4 है इस कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा a की जगह और 1 अपनी जगह पर, माइनस r की वैल्यू क्या होगी निकालनी पड़ेगी ना स्टूडेंट, निकाल लेते हैं क्या होगी। देखें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी r की वैल्यू, तो देखिएगा सॉरी मैं निकालने की बैठ गया, ये देखिए r की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है ना, क्या है 1/3, क्या है 1/3, सॉरी मैं निकालने बैठ गया, आप भी गलती नहीं करिएगा, r की वैल्यू निकाली ना, ये रही 1/3 है, तो ये आ जाएगी 1/3, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा देखिएगा 3/4 अपनी जगह पर, 3 1 क्या हो जाएगा 3 और 3 माइनस का 1 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अब क्या करें सर, अब इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, 2 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमें पता है जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो उसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो 2/3 है तो लिखूंगा क्या 3/2, तो देखिएगा होगा क्या 3 था क्या होगा 9 और 4 2 था क्या होगा 8, तो इस तरीके से हमारे पास सम आ गया और यहाँ जाके ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। देखिए बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, बहुत डिटेल में, और इतना आसान करने के लिए मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी, लेकिन अभी आसान तभी होगा स्टूडेंट जब आपने अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी को रखा हुआ है और आप दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर दिल से प्रैक्टिस करेंगे ना जब भी आपके लिए आसान बनेगा स्टूडेंट। आसान है नहीं लेकिन आपको आसान बनाना है हर चीज़ को। कैसे? प्रैक्टिस 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 करते जाएं, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगे।
तो इंशाल्लाह यहाँ तक की बात क्लियर है। और यहाँ पर जाके हमने 6.6 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, देखा आपने, ये 2 दिन लगे इस वीडियो को बनने में, कल भी बनाई थी और आज भी बनाई, जब जाके आज अभी एक्सरसाइज क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, तो इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ फटाफट कि आंसर सही है क्या नहीं है, तो उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।